नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो सड़क के लिए मंत्री जी को ही गुहार लगानी पड़ी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री को जो पत्र लिखा गया सड़क मरम्मत को लेकर, उसके बाद किस तरह से अब सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में, ये खबर आपको दिखाएंगे। और कोचिंग संस्थानों पर कहां एक्शन हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और स्कूल में बच्चों को कहां टॉर्चर किया जा रहा है फीस वसूली के नाम पर, यह भी आपको बताएंगे। और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किस तरह से पुलिस ने किया धार में, इस खबर का पूरा अपडेट आप देखिए। और ठगी का UAE कनेक्शन कैसे निकला है, पुलिस ने कैसे एक ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया, वो भी आप मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में देखिए। और जान जोखिम में डाल करके किस तरह से बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों उन्हें जान जोखिम में डालना पड़ रहा है, हरदा से जुड़ी हुई ये खबर भी आपको बताएंगे। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, रीगल टॉकीज में भीषण आग लग गई है। और नगर निगम के कब्जे के बाद सालों से ये रीगल टॉकीज बंद पड़ी है। मौके पर दमकल की टीम मौजूद है और आए दिन आगजनी की घटना यहां पर होती रहती है। तो एक बार फिर से रीगल टॉकीज में आप देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई है। वजह क्या है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सालों से ये रीगल टॉकीज बंद है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर आग लगने की खबर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, निगम के कब्जों के बाद से सालों से रीगल टॉकीज बंद है, लेकिन बार बार यहां पर आग कैसे लग जाती है? अभी तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयावह आग लगी है। देखिए, पहली मर्तबा नहीं, अगर हम पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड देखें तो ये चौथी मर्तबा से ज्यादा है जब रीगल टॉकीज के अंदर आग लगी है। और लगातार भीषण आग लगने के कारण यहाँ पर न केवल आसपास के रहवासी इलाके बल्कि यहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र भी हैं जो लोग परेशान रहते हैं। दरअसल रीगल टॉकीज और नगर निगम के बीच में लंबे समय से कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसके बाद में निगम ने ये मामला इस जमीन का जीता। और उसके बाद में टॉकीज की जो जमीन है वो निगम के फैसले में आने के बाद नगर निगम के कब्जे में है। लेकिन उसके बाद से ही लगातार चूंकि ये टॉकीज के रूप में संचालित होता था, इसमें तमाम प्रकार की टॉकीज में उपयोग होने वाली सामग्रियां जो है इसके अंदर पड़ी हुई हैं। और बार बार आग लगने का कारण भी संभवतः यही माना जाता है कि कई बड़ी सामग्रियां जो है इसके अंदर मौजूद हैं। और ऐसे में आग लगने का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाता। बार बार जब इस तरह की वारदात वहां पर सामने आ रही है तो आखिर रीगल टॉकीज को पूरी तरह से साफ क्यों नहीं कराया जा रहा है? यहाँ पर क्लियरेंस क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये निगम की असेट्स है, अब निगम की प्रॉपर्टी है, निगम इस पे क्या प्रोजेक्ट लाएगा, क्या करना है, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने सही कही है, क्योंकि ये मुख्य चौराहा है रीगल का, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से निकलते हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरीके की ये भीषण आग लगती है उससे आम जनता की जो जान है वो भी जोखिम में रहती है। तो इस पर एक बड़ा फैसला लेने की आवश्यकता है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश की खराब सड़कों के कारण अब मंत्री जी भी परेशान हो गए हैं। मोहन सरकार के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने खराब सड़क को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को पत्र लिख दिया। और अब मंत्री के पत्र के बहाने विपक्ष ने सरकार को ही घेर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार के लिए अपने ही खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ताजा मामला पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी की विधानसभा का है। धर्मेंद्र लोधी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को खत भी लिख दिया है। खत में लिखा है कि दमोह कटंगी स्टेट हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण दुर्घटना हो रही है। नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद भी सुधार कार्य ठप है, लिहाजा पीडब्ल्यूडी मंत्री सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू करवाएं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के खत के जरिए पूरी सरकार को ही अब कटघरे में खड़ा कर दिया है। उज्जैन का एक मामला है, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र का, वहाँ पीडब्ल्यूडी की एक सड़क है पर कागज में पेमेंट हो गया, जमीन पे सड़क नहीं बनी। ये भारतीय जनता पार्टी करप्शन। मैं धन्यवाद देता हूँ बीजेपी के विधायक जी को कि इतनी हिम्मत है अभी बीजेपी के लोगों में कि अपनी सरकार से भी सवाल कर ले। खैर ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायकों ने अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए हों। अब बीजेपी नेता इस मामले को लेकर सफाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, प्रदेश सरकार को अपनी जिम्मेदारी से अवगत करवाया है। और 15 महीने की कमलनाथ की करप्शन नाथ की सरकार, जिसके जीतू पटवारी खुद अंग थे, इस तरह की बातें न करें। फिलहाल बीजेपी सरकार अपने मंत्री की चिट्ठी से घिर चुकी है। कांग्रेस इस चिट्ठी के जरिए माहौल बना रही है। विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल।
इधर जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट के भोपाल और सीहोर दफ्तर पर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी। जयश्री गायत्री फूड के 5 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से छापेमार कार्रवाई जारी है। सीहोर के पिपलिया मीरा गांव में ईओडब्ल्यू की 20 सदस्यीय टीम सुबह से ही कागजात और फैक्ट्री की जांच में जुटी है। जांच में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ दिन पहले ही फैक्ट्री को सील किया गया था। मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू ने जयश्री गायत्री प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की है। अरेरा कॉलोनी के अलावा इनकी फैक्ट्री में भी छापेमारी की गई है। सीहोर रोड पर इनकी फैक्ट्री है, वहां पर भी छापेमारी की गई है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये अरेरा कॉलोनी का ये इनका एक ठिकाना है जहां पर ईओडब्ल्यू की फिलहाल कार्रवाई चल रही है। मिल्क मैजिक इनका बड़ा ब्रांड है। जेजीएफ हाउस इनके इस समय इस प्रतिष्ठान का नाम है, जहाँ पर इस वक्त ईओडब्ल्यू की कार्रवाई चल रही है। और पूरी टीमें सुबह 5 बजे से ही इनके तमाम ठिकानों पर रेड कर रही है, कागज़ों की जांच कर रही है, किस तरीके से इन्होंने चोरी की है। दरअसल इनको ईओडब्ल्यू को ये शिकायत मिली है कि यहाँ से प्रोडक्ट जो है डेयरी प्रोडक्ट को गलत तरीके से विदेशों में भेजा गया है और जो जानकारी सरकार को या कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को या दूसरे डिपार्टमेंट को देनी चाहिए थी वो जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल मैं इनके प्रोडक्ट की अगर बात करूं तो इनका मिल्क मैजिक एक बड़ा प्रोडक्ट है और जयश्री गायत्री प्राइवेट लिमिटेड जो इनका संस्थान है वो जो ये दावा कर रहा है वो 4 लाख लीटर दूध का उत्पादन प्रोसेसिंग पर डे करता है और 25 मीट्रिक टन पनीर का प्रोसेसिंग पर डे करता है, 30 मीट्रिक टन बटर का प्रोसेसिंग रोज़ करता है, 20 मीट्रिक टन चीज़ वेरिएंट्स का प्रोसेसिंग रोज़ करता है और 27 देशों में इनके प्रोडक्ट जाते हैं। 3000 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट ये लोग हर महीने करते हैं। तो इसी आधार पर आज ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है। फिलहाल सर्च लगातार जारी है और अंदर ईओडब्ल्यू की टीम है जो कागज़ों की पड़ताल कर रही है। 5 ठिकानों पर दबिश दी गई है। बड़ा ब्रांड है और दुनिया के 27 देशों में इनके प्रोडक्ट जाते हैं। हज़ारों लाखों मीट्रिक टन डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तो जाहिर है ईओडब्ल्यू अभी पड़ताल कर रही है। कुछ देर बाद साफ़ होगा या देर शाम तक साफ़ होगा कि कितनी गड़बड़ियाँ इनके ठिकानों से पाई गई हैं। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। इधर दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद मध्य प्रदेश में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में 6 और इंदौर में 13 कोचिंग्स को सील कर दिया गया है क्योंकि यहां पर लापरवाही और अनियमितताएं पाई गई थी। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में बेसमेंट में चल रही कोचिंग संस्थानों के जांच के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। भोपाल में ऑरस, कौटिल्य, स्टेप अप, अन अकेडमी, नीट मेंटर, दुरानी क्लासेस को सील किया गया। ये कोचिंग पार्किंग और बेसमेंट में चल रही थी। वहीं इंदौर में भंवरकुआ क्षेत्र में मां शारदा, ज्ञान पंख और अभ्यास लाइब्रेरी के साथ ही 13 लाइब्रेरीज को सील कर दिया गया है। इनका भी संचालन बेसमेंट में हो रहा था। इनमें आने जाने का भी एक ही रास्ता था। बता दें कि दिल्ली के IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 27 जुलाई की शाम को 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन के निर्देश दिए थे। जो खासतौर पर दिल्ली की घटना हुई है उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पर जाके चेक किया है और उसमें 1-2 बहुत ही एक तरीके से कहें कि ऐसी चीज़ें पाई गई जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। जो इंस्टीट्यूट है जो चल रहे थे उनके खिलाफ FIR भी कराएंगे जो इतने ज़्यादा असुरक्षित माहौल में कोचिंग इत्यादि संचालित कर रहे थे। भविष्य में भी ये कार्रवाई चालू रहेगी। हाल ही में इंदौर नगर निगम ने अपना बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की भी कटौती की है। दरअसल अभी तक छात्रों को सिटी बस में 75% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इसे कम करके केवल 25% कर दिया गया है, जिससे छात्रों को झटका लगा है। कांग्रेस इसे लेकर निशाना भी साध रही है। निहारिका शर्मा ने छात्रों के साथ सिटी बस में सफर कर उनके मन की बात जानी। कल यानी कि 30 जुलाई को इंदौर नगर निगम में बजट पेश किया गया है। आज उस बजट के ऊपर बहस चल रही है, लेकिन एक बड़ा बदलाव उस बजट में हमें ये देखने को मिला है कि जो छात्र हैं उन्हें सिटी बस में जो 75% की छूट मिला करती थी अब वो कम होकर केवल 25% पर आ गिरी है। ऐसे में छात्रों का क्या कहना है ये हम उनसे जानेंगे सिटी बस में ही सफ़र करते हुए। तो चलिए चलते हैं।
तो बस में हम लोग चढ़ चुके हैं, राजवाड़ा से चले हैं और रीगल तक हम लोग जाएंगे। इस बीच छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से टिकट के फेयर में बदलाव हो रहा है? पहले 75% का डिस्काउंट मिलता था स्टूडेंट्स को, लेकिन अब केवल 25% का मिलेगा। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नो मैम, ये तो हमारे लिए काफ़ी गलत होगा, क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ। यहाँ पर अगर मैं पहले खुद कमाती हूँ, फिर खुद का खर्च उठाती हूँ, तो मैं डेली राव से यहाँ सेल्फी हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। मेरे मैं सुशील कुमार चौरसिया, अम्बागढ़ चौकी, मोहल्ला मानपुर डिस्ट्रिक्ट से एक टीचर हूं मैम। मेरे साथ मेरी बच्ची आई है आराधना निषाद। मैं अपने बच्चों को सबसे पहले सत्य और धर्म पे चलने की, और सबसे पहले यदि किसी के साथ यदि गलत हो रहा है तो उसमें अपना पक्ष रख के उसको साफ और सत्यता की जांच करके उसका मदद करने की सलाह देता हूं। वही एक अच्छा इंसान बनने की सबसे बड़ा गुण मानता हूं मैं। बिल्कुल। सबसे पहले सत्य, क्योंकि हम लोग ये अपने बच्चों को बताते हैं कि महाभारत में पद मिले थे धृतराष्ट्र को, हमारे भीष्म पितामह जी को, लेकिन कुछ गलत होते समय वो अपने मुंह को बंद कर दिए थे, और उसकी सजा केशव ने बहुत बारीकी से, जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान मिला था उनको भी सजा मिली। तो सबसे पहले सत्य और धर्म की शिक्षा बच्चों में होनी चाहिए, सत्यता की जांच करने की परख होनी चाहिए। ये मैं अपने बच्चों में करता हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ पे देखिए बहुत सारी परिभाषाएं आ गई हैं। अगर सारी परिभाषाओं को मैं जोड़ूँ तो एक अच्छा इंसान मुझे लगता है कि जिसमें दूसरों का दुख दर्द समझने की क्षमता हो, जो दूसरे की परेशानियों को समझे, जो हर परिस्थिति में अपनी आवाज़ उठाने के लिए तत्पर रहे, जो किसी की परेशानियों को फील कर सके। हाँ जी बिल्कुल, बताइए मैम। मैं कबीरधाम जिले कवर्धा से हूँ। आप जब रिजल्ट आया तो आप हमारे यहाँ आई थी। मेरा नाम यमुना पटेल है। मैं एक आपसे छोटा सा प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप एक अच्छे परिवार से हो, इसलिए आपको राजनीति में कदम रखे और सफलता हासिल किए, लेकिन हम जैसे छोटे परिवार वालों को कैसे हम राजनीति में कदम रख सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं, इसका मुझे थोड़ा सा जवाब चाहिए मैम। जोरदार तालियां बजाइए पहले इस बच्ची के लिए। बहुत देर से बड़ी खामोशी है, थोड़ी जोरदार तालियां होना चाहिए। देखिए मैम, ये आपके प्रोफेशन में आने का सीधा सीधा रास्ता पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे थैंक यू बेटा, बैठ जाइए आप। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी बिटिया मेरे क्षेत्र की है, कवर्धा की है और टॉपर है, और बहुत अच्छे स्कोर के साथ इसने अपने एग्ज़ाम किया। मैं इससे मिलने भी गई थी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं, स्पेशली अगर मैं बिटिया की बात करूँ मैं, तो जब मैं इसके घर गई थी मैंने पूछा आज आप दिन भर आप क्या करके आए हैं, तो इसने मुझे जवाब दिया कि मैडम रिजल्ट आया, मैं बहुत खुश हूँ, मम्मी लोगों ने मिठाई खिलाई। मैंने बोला आज आपने क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, तो इसने बहुत सिंपल तरीके से जवाब दिया कि मैडम आज मैं खेत गई थी। सोचिए जो बच्चा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, जो रूरल एरिया जिसमें मेरा विधानसभा पड़ता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और उसके बाद भी आज वो बच्चे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं सरवाइव करने के लिए। जो बेटी हमारी आज टॉपर है, डिस्ट्रिक्ट की टॉपर है, हमारी स्टेट की जो टॉपर बन रही है, और वो उसका दिन का 4 घंटा, आप सोचिए कि आज भी वो धान रोपा लगाने के लिए अपने खेत में जाती है। तो ऐसे टैलेंट हैं, तो निश्चित ही आप सबसे मैं अनुरोध करूँगी कि एक बार जोरदार ताली से पहले हमारे बच्चे का ज़रूर अभिनंदन करेंगे। और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है बेटा। मैं चाहती थी कि ये प्रश्न कभी ज़रूर आए, आप मेरे मन की बात पूछे हैं, क्योंकि जिस फील्ड में हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी अपने एड्रेस में कहा कि जिस फील्ड में हम हैं, हमको लगता है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर वो विधायक, सांसद या किसी भी राजनीतिक बड़े पद में चले गया तो उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हैं।
आज भी यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के मैंने बोली हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे राजनीतिक सफ़र की बात है, जैसा कि आपने कहा एक अच्छे परिवार से आती हूँ, निश्चित ही एक अच्छा परिवार मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सपोर्टिंग जो फैमिली है मुझे मिली है। इन लॉज की बात करूँ, मेरे फैमिली की बात करूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। लेकिन ये मैं बहुत खुले मन से बोलना चाहूँगी कि आज भी हम जिस समाज में रहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई टीचिंग प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन हो, आज भी महिला सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात हम ज़रूर करते हैं। लेकिन महिला चाहे जितनी भी सक्षम हो, ये मान के चले कि हर महिला के पीछे उसकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत रहती है। आज जो आपको लग रहा है कि मैडम विधायक बनी है यहाँ पे और मैडम के लिए सफ़र बहुत आसान रहा होगा, छोटी बात में अपनी बात खत्म करके बहुत छोटा सा विषय, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। जब भी हम जिस क्षेत्र में, चाहे जिस भी क्षेत्र में हों, अगर किसी को चुनाव लड़ना है या किसी को पॉलिटिक्स में आगे आना है, खासकर महिलाओं को, तो आपको, मुझे लगता है कि मेल पर्सन से, पुरुषों से मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं से उम्मीद ज़्यादा की जाती है कि भले वो जिस भी फील्ड में हो, लेकिन उनका अपना एक दायरा है। अगर आज कोई पॉलिटिकल पर्सन रात में 11 बजे बहुत आराम से घूमता है, हम अगर आज 11 बजे अकेले निकलेंगे तो हमको पूछा जाएगा, करिए मैडम आज आप अकेले इतनी रात में कैसे, कुछ काम था क्या? तो ये एक जो मेंटेलिटी है, कहीं ना कहीं आपको इससे लड़ाई हर जगह करनी पड़ती है, ये विषय है। और जहाँ तक मेरी बात है, हालांकि ये मंच राजनीतिक मंच नहीं है और बहुत चीज़ एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में मुझे बोलना उचित भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जहाँ पर आज मैं खड़ी हूँ, मेरे लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपका परिवार आपके लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन क्षेत्र में या जगह पे आपको जो लड़ाई करनी है या जो आगे आने का अवसर, एक उदाहरण बताऊंगी, जैसे आप साल भर आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो तो अपने हाथों से ही आप लिखेंगे ना। आपके पेरेंट्स या आपकी टीचर आके आपका रिजल्ट उस आंसर शीट पे नहीं लिख सकते या फिर ना क्वेश्चन को सॉल्यूशन। तो जिस स्टेज पे आज मैं पहुंची हूँ, बहुत लोगों से मुझे कहना चाहिए कि कंपटीशन करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। स्थिति ये भी रहती है हमारे पॉलिटिक्स में कि कभी कभी आज आपको जो कुर्सियाँ मिली हैं, पॉलिटिक्स में इतना कंपटीशन है कि एक एक कुर्सी के लिए झगड़ा होता है कि अरे ये कहीं आगे ना बैठ जाए, अरे इसको कहीं मीडिया हाईलाइट ना कर दे, अरे कहीं इनको कोई बड़ा लीडर इनकी क्वालिटी ना देख ले। तो ये बहुत छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ तक की चीज़ें बिना संघर्ष के मिली हैं। आज आप उदाहरण में बार बार आप मैरी कॉम का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, या और बहुत सारे ऐसे हमारी महिलाएं हैं जिनका उदाहरण देती हूँ, या फिर जो मेल क्रिकेटर्स हैं। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूँ मैं, तो हमको लगता है कि अरे ये तो सचिन तेंदुलकर है, द सचिन तेंदुलकर, ये बहुत अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन उस द सचिन, ग्रेट सचिन बनने के लिए उन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, या मैरी कॉम को एक बॉक्सर बनने के लिए जो एक लेवल पे जाने के लिए जो मेहनत की है, मुझे लगता है कि उसको भी हमको देखना चाहिए। मनु भाकर एक बहुत अच्छे परिवार से आती, जिन्होंने ओलंपिक में कांस्य मेडल जीता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि चूंकि आप अच्छे परिवार से आते, निश्चित ही फैसिलिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो मेहनत करनी है वो तो मनु भाकर को इंडिविजुअल करनी है ना। परिवार सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आपके मेहनत में आपका भागीदार नहीं बन सकता। तो जहाँ तक अचीव करने के लिए आपकी मेहनत है, मुझे लगता है कि उनकी 24 घंटे का परिश्रम भी हमको देखना चाहिए। और मेरा जहाँ तक आपके प्रश्न पूछा है, आप तो मेरे क्षेत्र की हैं, कुछ सीक्रेट्स है जो मैं आपको कल में बताऊँगी, ठीक है। और आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो निश्चित ही अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी कीजिए। और आपको लगता है तो आपके लिए दीदी यहाँ बैठी हुई है, जिस दिन भी आपको, मैं तो बल्कि बिल्कुल ये बोलना चाहूँगी कि हमेशा ये होता है, फील्ड की बात आती है कि हमको क्या फील्ड चूज़ करना है। मैं बच्चों से पूछती हूँ, आज ही पूछूंगी तो कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कुछ बताएगा, कोई बोलेगा इंजीनियर, कोई एडवोकेट, कोई जज, कोई और कुछ बताएगा। तो मैं बच्चों से पूछती हूँ किसी को पॉलिटिशियन बनना है कि नहीं बनना है? आज भी यही पूछती हूँ, आप में से कितने लोगों को पॉलिटिशियन बनना है? एक भी हाथ खड़े नहीं हो रहे। हाथ उठा सकते हैं। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है कि जब पॉलिटिशियन के लिए हाथ नहीं उठते। गुरुदेव के साइड से हाथ उठ रहे हैं, यहाँ 2 हाथ इधर उठे हैं, आपका भी हाथ उठा है, बच्चियों का एक का हाथ उठ रहा है। देखिए, नई पीढ़ी में से है जो कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, मैडम पूछ रही हैं, हाथ उठा सकते हैं। आप में से कोई पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता है? एक बच्ची बनना चाहती है। खुशी हुई मुझे आपको देख करके। देखिए, पॉलिटिक्स या सरकार, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, मैं अपने क्षेत्र में भी जब मैं वोट अपील करने जाती थी इलेक्शंस के टाइम में, जितने भी इलेक्शंस हुए, मैं हमेशा ये चीज़ कहती थी कि आप वोट देने जाए। वोट आप किसको दे रहे हैं वो एक सेकंड मैटर है, लेकिन आपको वोट देना ज़रूरी है। और जिस व्यक्ति ने वोट नहीं दिया है उसको कंप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वोट देना आपका कर्तव्य है। जब तक आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, आप किसी तरीके से कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक वोटर बन करके आप ऐसी सरकार को वोट कीजिए जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर पॉलिटिशियन नहीं
होते तो आज नरेंद्र मोदी जी हमको नहीं मिलते। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि चश्मा हमको बदलना पड़ेगा कि जो पॉलिटिशियंस एक हमारे दिमाग में इमेज बना हुआ था कि अरे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। मैं जब फील्ड में आई थी तो मैंने दो चीज़ें ज़रूर सोची थी इस बारे में कि एक तो फीमेल पॉलिटिशियन को लेकर के जो एक वो बना हुआ माइंड की फीमेल पॉलिटिशियन तो एक कॉटन की साड़ी पहन करके चलती हैं, एक चोटी बांध करके चलती हैं, ये भ्रम को मैं ज़रूर तोड़ूंगी। एक पॉलिटिशियन ज़रूर बनूंगी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, देखिए कॉटन साड़ी पहनना मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती, जिसका जो टैलेंट है, लेकिन किसी को मजबूर करना कि आप सिर्फ साड़ी पहनिए आप पॉलिटिशियन है, ये बात सही नहीं है। तो उस भ्रम को मैंने तोड़ने का ज़रूर सोचा था और यही चीज़ ज़रूर सोची थी कि अगर कभी भविष्य में कोई पॉलिटिक्स में आता है तो ये चीज़ ज़रूर सोचे कि अगर कोई समाज सेवा करना है कि जैसा आज भावना दीदी कर रही है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियन की जो छवि सुधारने की जो बात है वो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अब समय वो नहीं कि आप एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन है। पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक समाज सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है। तो बिल्कुल इस फील्ड को भी आप ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डिक्शनरी में कि जो आप 4 चीज़ें बना के रखें, जब टिक करेंगे तो भले आखिरी ही सही, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोचिए कि मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन समाज की सेवा करने के लिए ज़रूर बनूंगा। और आपके माध्यम से एक चीज़ मैं ज़रूर और कहना चाहूँगी, जैसा मेरे क्षेत्र की बेटी भी यहाँ पे आई हुई है, भी छोटी सी घटना, क्योंकि बात हमने की थी एक अच्छा इंसान बनने की और एक पॉलिटिशियन, दोनों की बात चल रही है। एक चीज़ ज़रूर आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगी, जैसे आप जो बच्चियाँ यहाँ पे आज मेरे सामने बैठी हैं, पुनीत जी आपको शायद अभी याद होगा 2 महीने पुराना जो केस है वो सिमरहा करके हमारा एक क्षेत्र आता है, वहाँ पे कुकदुर वनांचल क्षेत्र है जहाँ पे हमारे बैगा आदिवासी समाज बहुत संख्या में है। वहाँ पे आपके जैसी ही जो बच्चियाँ थी, जैसे मैंने बताया हमारी बिटिया भी खेत में काम करती है, वैसा वहाँ पे भी एक परिवार था, एक ही गाँव के 19 लोग घाटी से नीचे गिर के जिनकी डेथ हो गई थी। एक ही गांव के 19 परिवार के 19 लोगों की डेथ हुई थी। तो आज भी उनकी जो बच्चियां हैं, 24 बच्चियां वहाँ पे जो थी जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनप्रतिनिधि होने के नाते उन बच्चों को मैंने गोद लिया है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका शादी ब्याह या जितनी भी चीज़ें हैं जो उनके खर्चे हैं वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी। ये मैं इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रही हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट मीडिया में बाइट भी नहीं दी थी कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, लेकिन मैं इसलिए आपको चीज़ कहती हूँ कि अगर ईश्वर ने आपको किसी भी लायक बनाया है तो एक अच्छे इंसान होने के नाते दूसरों की मदद करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और एक छोटा सा उदाहरण बता करके अपनी बात मैं ख़त्म करूँगी, शायद बहुत लंबा भी सेशन हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोगों में से कितने लोगों ने रामायण देखा है? बच्चों ने, पेरेंट्स ने तो बिल्कुल मुझे पता है कि हाथ ज़रूर होंगे। कोविड के टाइम में भी रामायण हम सब ने देखा है। मुझे लगता है बच्चों को एक बहुत अच्छा मौका था जब हमने रामायण देखा है। देखा है आप लोगों ने रामायण? देखा है ना? तो उस समय जब प्रभु श्री राम जब लंका जाने वाले थे, जब उन्होंने देखा कि मुझे इतना बड़ा समुद्र पार करना है, तो कितने सारे लोगों ने उनकी मदद की थी। सारे वानरों ने की थी, सारे भालुओं ने की थी, बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की थी। कैसे मदद की?